नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आज के ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। यह कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई अवधारणा है। पूर्व में भी हमने कार्ल मार्क्स की दो अवधारणाओं को समझ लिया है, समझने का प्रयास किया है। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मुझे पूरा विश्वास है हम इस चैप्टर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आप सभी के बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत सारे लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए और आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की एक अवधारणा, एक महत्वपूर्ण अवधारणा ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझने की। कार्ल मार्क्स जो कि एक बहुत ही मुख्य समाजशास्त्री, प्रमुख समाजशास्त्री के रूप में हम सभी इनके नाम से परिचित हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र को इतनी ऊंचाइयां की। उन्होंने आर्थिक उत्पादन शक्तियों को समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण माना और सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द जर्मन आइडियोलॉजी में ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की विवेचना की। उन्होंने कहा कि समाज के विकास क्रम को आर्थिक प्रक्रियाओं से जोड़कर वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है। वे कहते थे कि समाज के जिस ढांचे में नए ढंग से उत्पादन संबंध उभरने लगते हैं तो समाज का स्वरूप भी परिवर्तित होने लगता है। और इसी बात को उन्होंने कहा कि समाज के विकास का इतिहास उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास, अर्थात उत्पादन शक्तियों और मनुष्य के उत्पादन संबंधों के विकास का इतिहास है। तो समाज में जो विकास हो रहा है, समाज के जो विकास के इतिहास को हम जानना चाहते हैं तो वह उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों के विकास का इतिहास है। और यह भी कहा कि इतिहास तभी विज्ञान हो सकता है जबकि उसमें उत्पादन प्रणाली और तत्संबंधित सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं जैसे कला, धर्म, आचार, दर्शन, साहित्य के साथ साथ भौतिक मूल्यों का उत्पादन करने वाली जनता का भी विश्लेषण और निरूपण हो, तभी इतिहास एक विज्ञान बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि समाज की यदि हम ऐतिहासिक अवधारणा देखें तो वह उत्पादन संबंधों और शक्तियों पर निर्भर है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की उनकी मूल जो प्रस्थापना थी वो ये थी कि सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना को निर्धारित करता है। सामाजिक अस्तित्व ही सामाजिक चेतना को निर्धारित करता है। जिस प्रकार के समाज में हम रहते हैं उसी तरह के हमारे आइडियाज, दृष्टिकोण, विचार और सिद्धांत बनते हैं। हमारे आसपास की सराउंडिंग ही हमें अपने थॉट डेवलप करने में मदद करती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की ये मूल प्रस्थापना है। हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आता है कि सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना को निर्धारित करता है, ये किसकी मूलभूत प्रस्थापना है या यह किसने दी। ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझाते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इसके कुछ दो सिद्धांत उन्होंने कहे। फर्स्ट, प्रकृति के विकास की तरह ही सामाजिक विकास के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। सामाजिक परिवर्तन कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है, अर्थात समाज में भी परिवर्तन कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ निश्चित प्रेरणाएं होती हैं जिनके आधार पर ही समाज परिवर्तित होता है। सिद्धांत उन्होंने दिया कि समाज में सामाजिक विकास के रूप के निर्धारण में भौतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां ही प्रमुख होती हैं। किसी समाज में जैसी भौतिक परिस्थितियां होती है उन्हीं के अनुरूप उस समाज का सामाजिक और राजनीतिक संगठन, कानून, धर्म, नैतिकता, मूल्य एवं मान्यताएं होती हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी समझ चुके हैं कि मार्क्स कहते हैं कि समाज का जो भी संगठन है, विचार है या धर्म, नैतिकता, मान्यताएं, वे सभी समाज की भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। जिस तरह की समाज की भौतिक परिस्थितियां होती है उसी तरह समाज में भी स्थितियां, मान्यताएं
बनती हैं, परिवर्तित होती हैं। ये उनके भौतिकवाद के दो मूल सिद्धांत थे। भौतिक परिस्थितियां वे होती हैं जो कि समाज में जिनका संबंध सामाजिक जीवन के आर्थिक पक्ष से होता है। चूंकि मार्क्स अभी तक हमेशा आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन प्रक्रियाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए मार्क्स का यह सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, आज तक स्थित इतिहासों में जो द्वंद्व हुआ है वह आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की प्रक्रिया को लेकर ही हुआ है। इसीलिए मार्क्स का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें भौतिकवाद को उन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है और इतिहासों का जो अध्ययन किया है, तो इसीलिए इसका नाम ऐतिहासिक भौतिकवाद है। जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है तो समाज का परिवर्तन निश्चित है, समाज में परिवर्तन निश्चित है। तो ये भी वह कहते हैं, भौतिक संबंध अन्य संबंधों का आधार है। जब भौतिक संबंध परिवर्तित होते हैं, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता है, तो संबंधों में परिवर्तन आता है और संबंधों में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आता है। तो मार्क्स मुख्य रूप से भौतिक संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। मनुष्य का भौतिक जगत से व्यावहारिक संबंध आर्थिक संबंध है। आर्थिक संरचना समाज का भौतिक आधार है। मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भौतिक जगत से संबंध स्थापित करता है और ये सभी संबंध मनुष्य के आर्थिक संबंध कहलाते हैं। इसके बाद ही प्रकृति विभिन्न आयामों से मनुष्य की उत्पादन कराने की शक्तियों का निर्धारण करती है। तो सबसे पहले मनुष्य अपनी प्रकृति से अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे भौतिक संबंध स्थापित करने होते हैं और ये भौतिक संबंध ही अन्य संबंधों का आधार बनते हैं। समाज में एक नई पद्धति, एक नई चीज को डेवलप करते हैं। मनुष्य का मार्क्स का यह भी मानना था कि समाज की आर्थिक संरचना दो चीजों पर टिकी होती है, उत्पादक शक्तियां कि किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। जिस तरह की उत्पादक शक्तियां होती हैं उसी तरह के उत्पादन संबंधों का डेवलपमेंट होता है। उत्पादक शक्तियां उत्पादन के साधनों एवं सर्वोपरि श्रम के सभी उपकरणों जिन्हें मनुष्य ने तैयार किया है और उन व्यक्तियों का जो भौतिक संपदा पैदा करते हैं कुल योग है। अर्थात प्रोडक्टिव जो फोर्स है, उत्पादन शक्तियां हैं, उसके अंदर श्रम की वस्तुएं, उत्पादन के उपकरण दोनों शामिल होते हैं और जो व्यक्ति पैदा करता है जिसको मनुष्य ने बनाया। इसी क्रम में आगे वे कहते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य शक्ति का जो रूप होता है उसका प्रभाव भी मानव समाज के विकास की गति पर पड़ता है। तो उत्पादन की जो शक्तियां हैं उसके अंदर, उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर मनुष्य का भी प्रभाव, व्यक्ति का भी प्रभाव विकास के क्रम में देखा जाता है। अब जब चूंकि व्यक्ति ने ही उत्पादन शक्तियों का निर्माण किया है और वह ही उसको प्रयोग करता है, तो उससे संबंध डेवलप होते हैं, उससे कहते हैं उत्पादन संबंध। और उत्पादन के लिए व्यक्ति परस्पर जो निश्चित संबंध स्थापित करता है और इन सामाजिक संबंधों के दायरे में ही वह क्रिया और उत्पादन करता है, तो उससे जो संबंध है वे उत्पादन संबंध कहलाते हैं। मनुष्य का आर्थिक प्रक्रियाओं पर आधारित होकर एक दूसरे से संबंध स्थापित जो किया जाएगा वह है प्रोडक्शन रिलेशन। उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंध संयुक्त रूप से भौतिक संपदा की उत्पादन प्रणाली बनाते हैं। मार्क्स उत्पादन प्रणाली को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उत्पादन प्रणाली में उत्पादन शक्तियां और उत्पादन दोनों ही आते हैं। उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंध संयुक्त रूप से भौतिक संपदा की
उत्पादन प्रणाली बनाते हैं। उत्पादन प्रणाली की भिन्नता से ही ऐतिहासिक युग एक दूसरे से भिन्न होते हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसी आधार पर ऐतिहासिक युग एक दूसरे से भिन्न है। और जिस तरह से उत्पादन किया जाता है उसके उत्पादन के साधन भी अलग होते हैं, और जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है तो उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन से ही समाज में विभिन्न वर्गों का उदय होता है, जो कि हम वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा में पढ़ चुके हैं। और मार्क्स यह है कि इससे नवीन संबंध बनते हैं। उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों की जो द्वंद्वता है उससे नवीन संबंधों का निर्माण होता है। उत्पादन के विकास के लिए उत्पादन संबंध आवश्यक है, और ये उत्पादन संबंध उत्पादक शक्ति पर डिपेंड होते हैं। उत्पादक शक्ति से तात्पर्य यहाँ पर है, इसको हम वाद मान लेते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हमने पढ़ा था वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा। तो इस वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा को यहाँ पर हम जोड़ते हुए देखेंगे कि उत्पादक शक्ति, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, किससे प्रोडक्शन हो रहा है। खेती वाला जब युग था तो खेती करते थे, अभी आर्थिक युग है, अभी मजदूरी, श्रम, फैक्ट्री, बिजनेस, कई तरह की उत्पादन शक्तियां परिवर्तित हो गई हैं। तो जिस तरह की उत्पादक शक्ति होती है, खेती करना, मजदूरी करना, शिकार करना, फैक्ट्री में माल बनाना और भी बड़े बड़े कई तरह के नए आविष्कार हो जाना, ये उत्पादन शक्ति में परिवर्तन है। और इस परिवर्तन से नए संबंध, वाद से प्रतिवाद बना और प्रतिवाद से फिर नवीन संबंध, नए संबंधों की स्थापना हुई, और इसी से समाज में निरंतर परिवर्तन आया है। और जब उत्पादक शक्तियां और उत्पादन संबंध मिलके बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं सोसाइटी का, तो सोसाइटी के जब बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है तो उसके सुपर स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होता है, और इसी से नए समाज, न्यू सोसाइटी का निर्माण होता है। और एक बार जब नई सोसाइटी बन जाती है तो पुनः उत्पादक शक्तियों और संबंधों में परिवर्तन से हिस्ट्री चेंज होती है और नई स्टेज आती है। पुनः वही वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा को हम यहाँ पर भी देखेंगे, और समाज में परिवर्तन आता है, समाज नए रूप हमारे सामने आता है। उत्पादन के संबंधों और उत्पादन की शक्तियों में अंतर विरोध के फलस्वरूप वर्ग बनते और परिवर्तित होते हैं, और इन वर्गों में परिवर्तन से ही समाज में ही परिवर्तन हमें दिखाई दे। तो समाज में जो ऐतिहासिक विकास की अवस्थाएं हैं उसे अपनी पुस्तक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मार्क्स ने एशियाई, पुरातन, सामंतवादी तथा पूंजीवादी उत्पादन पद्धतियों को सामाजिक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं माना है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद को भी इन 4 प्रमुख अवस्थाओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा एशियाटिक या आदिम साम्यवाद, एशियाटिक और प्रिमिटिव कम्युनिज्म। मार्क्स ने इतिहास के इस स्वरूप को एशियाटिक इसलिए कहा क्योंकि इसका संबंध केवल एशिया के साथ था, और इसके बाद जो नया युग आया उसे दास्ता का नाम दिया। इस युग में उत्पादन के औजार थे डंडा, पत्थर की कुल्हाड़ी, धनुष, तीर और बहुत ही छोटे छोटे साधारण प्रकार के इसमें उत्पादन के औजार थे। धीरे धीरे लोगों ने आग जलाना भी सीख लिया था। रक्त संबंध पर आधारित यहाँ पे गोत्र समुदाय पाए जाते थे। धातु के औजार थे, और जब धीरे धीरे आदिम साम्यवादी व्यवस्था परिवर्तित हुई, बदली, विकसित हुई, तो उसके स्थान पे जो छोटे छोटे औजार थे, पत्थर की कुल्हाड़ी, वे धातु के औजारों में परिवर्तित हो गई। श्रम का सामाजिक विभाजन प्रारंभ हुआ। तो जो पहला समाज था हमारा एशियाटिक या आदिम समुदाय, आदिम साम्यवाद, इस समय लोगों में जो बात थी, जो संरचना थी समाज की, उसमें आर्थिक असमानता नहीं थी, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं था, सभी लोग आपस में मिल बांट कर रहते थे, और प्रकृति से मनुष्य संयुक्त प्रयासों द्वारा ही अपना जीवन यापन करता था। समाज की
जो संस्था थी, समाज का स्वरूप था, वह घुला मिला था। यहाँ पर व्यक्ति आधिपत्य की बात नहीं था। फिर धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। डंडा और कुल्हाड़ी जो उसके साधन थे उत्पादन के, वे परिवर्तित हो गए धातु के औजारों में और श्रम का सामाजिक विभाजन प्रारंभ हुआ। श्रम में परिवर्तन आया और जब औजारों ने, खेती ने, पशुपालन ने उत्पादन प्रणाली के रूप में अपना स्थान लिया तो दास व्यवस्था प्रारंभ हो गई। इस समय किसी जमींदार बने, जागीरदार बने और भूमि पर अपना आधिपत्य दिखाने लगे। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन आया और व्यक्ति अधिक से अधिक अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने लगा, जिससे नई अवधारणा दास और स्वामी की निकल कर आई। दास था जो एंशिएंट और स्लेवरी युग था, इसके अंदर मालिक और दास की अवधारणा निकली और व्यक्तियों ने अधिक से अधिक संपत्ति संग्रह पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। इस समय पे उत्पादन के जो साधन थे वे थे खेती, पशुपालन और धातु के औजार। स्वामी और दास वाले समाज में उत्पादन संबंधों ने उत्पादन शक्तियों के विकास में बाधक तो नहीं बने, उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन जरूर किया गया। परिवर्तन से ही नए युग की स्थापना हुई या दास्ता के स्थान पर अब आ गए थे सामंतवादी संरचना, फ्यूडलिज्म, जिसके अंदर कृषि की तकनीक बढ़ती गई और इस कृषि की तकनीकी में परिवर्तन से सामंतवादी स्वरूप का आगमन हुआ, सामंतवादी संरचना का आगमन हुआ। कृषि यंत्रों के आने से भूमि का महत्व और भी बढ़ गया। इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा जमीन जिसके पास होती थी वह उतना ही संपन्न माना जाता था। सामंत किसानों के श्रम पर अधिकार रखते थे, उनसे उत्पादन का अपना हिस्सा लेते थे, लगान लेते थे और उनके लिए विभिन्न अनिवार्य कामकाज किया करते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं श्रम के औजारों और खेती की विधियों को सुधारने का प्रयास किया जाने लगा। अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाने लगा। कृषि उत्पादन को परिष्कृत बनाया गया, भूमि की उर्वरता को बढ़ाया गया, व्यापार और दस्तकारियां विकसित हुई, नगरों का विकास हुआ और नगरों में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां होने लगी। तो इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा में उत्पादन संबंधों में परिवर्तन आया। सबसे पहले हम आदिम साम्यवादी युग में किसी भी प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप, एक दूसरे का शोषण नहीं था। उसके बाद हम आए दास युग में, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दास बना के रहने लगा और अपने आप को स्वामी मानने लगा। और इसमें जब परिवर्तन आया तो नई व्यवस्था सामंतवादी संरचना की आई, जिसमें भूमि पे आधिपत्य और नए नए कृषि के उपकरणों की खोज की गई। और इस अगली अवधारणा, अगला परिवर्तन था पूंजीवादी अवधारणा, जो कि हम वर्तमान में देख रहे हैं। समाज में पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट पूंजी का महत्व बहुत बढ़ गया है। चारों तरफ धन के महत्व को हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा में ये बताया कि समाज किस तरह से परिवर्तित होता है। वे कहते हैं सामाजिक विकास का एक सामान्य नियम है जो आर्थिक आधार एवं अधिसंरचना के बीच संबंध, सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष, सामाजिक उद्विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं सामाजिक प्रगति आदि मान्यताओं पर आधारित है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है तो सुपर स्ट्रक्चर में भी निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता है तो उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन की ओर लेकर जाता है और निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आता है। समाज मूलभूत रूप से एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है और इसको केवल ऐतिहासिक भौतिकवाद से ही समझा जा सकता है। इसको तीन आधारों पर समझाया जा सकता है: समाज की संरचना, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध। और जब
फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्तियां परिवर्तित होती हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन के संबंध भी परिवर्तित होते हैं। ऐतिहासिक परिवर्तन के बदलने का तरीका उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच विरोधाभास है। विरोधाभास के रूप में हम देख सकते हैं, जब मूलभूत ढांचे और बाह्य ढांचे में परिवर्तन आता है तो यही ऐतिहासिक द्वंद्ववाद है और इसी को कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने अपनी ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा में आर्थिक प्रक्रियाओं, उत्पादन संबंधों और उत्पादन प्रक्रिया को महत्व देते हुए समाज में होने वाले परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद। आप सभी को ये युग और उत्पादन शक्तियों के बारे में, उत्पादन संबंधों के बारे में निश्चित रूप से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।